दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसी तरीके से हम अब उसी तरीके से हम फिजिक्स की सेकंड क्लास में भी क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। इस क्लास में क्वेश्चंस की संख्या हमने थोड़ी सी बढ़ा दी है। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस बहुत आसान हैं, ऐसे क्वेश्चन कहाँ आएंगे। तो आपको बता दें, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। बाद में जब आप पेपर देखेंगे तो आपको पछतावा होगा। जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं इनसे ही काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे डायरेक्ट ही। तो इसलिए इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए, और भले ही एक बार ही सही, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप देख कर ही जाइए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ द यूनिट। मतलब कह रहा है कि अगर हम वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाते हैं तो इसमें अगर हम कोई एरिया ड्रॉ करते हैं तो वह क्या बताएगा। तो हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम स्लोप बनाते हैं तो वीटी ग्राफ का स्लोप जो होता है वह एक्सेलरेशन देता है, ये एक्सेलरेशन देगा। लेकिन अगर हम इसका एरिया निकालें तो ये डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस देगा। तो डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वह मीटर होती है। इसमें मीटर कहाँ पे है? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है। यानी कि वीटी ग्राफ का एरिया हमें डिस्टेंस देता है या डिस्प्लेसमेंट, और उसका स्लोप जो है वह एक्सेलरेशन देता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, न्यूटन सेकेंड इज द यूनिट ऑफ। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, न्यूटन सेकेंड इज द यूनिट ऑफ। मतलब न्यूटन सेकेंड किसकी यूनिट होगी? न्यूटन सेकेंड किसकी यूनिट होगी? तो हम सबसे पहले वर्क का देख लेते हैं कि वर्क की यूनिट क्या होगी। वर्क इज इक्वल टू, हम सभी जानते हैं, एफ डॉट एस होता है, मतलब न्यूटन मीटर। यहाँ पे एस डिस्प्लेसमेंट है तो न्यूटन मीटर हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो नहीं सकता क्योंकि ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, मतलब एम वी मास वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा। तो ये न्यूटन तो हो ही नहीं सकता है। कीप द बॉल इन हैंड्स फर्मा, ये भी नहीं हो सकता, ये तो ऑप्शन ही कुछ अजीब सा दिया हुआ है। इम्पल्स ऑफ द फोर्स, अब एक ही ऑप्शन वैसे हमारे पास बचा है तो यही होगा, लेकिन हम देख लेते हैं कि इम्पल्स होता क्या है, कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए। तो इम्पल्स का अगर हम देखें तो इम्पल्स इज इक्वल टू होता है एफ इंटू डेल्टा टी। एफ इंटू डेल्टा टी मतलब न्यूटन सेकेंड। टाइम का एस हो गया और फोर्स का न्यूटन हो गया, न्यूटन सेकेंड। हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, 1 किलोग्राम वेट इक्वल्स टू। मतलब कह रहा है कि 1 किलोग्राम को अगर हम मास को न्यूटन में कन्वर्ट करें तो क्या होगा। तो न्यूटन का मतलब वेट हमसे पूछ रहा है, तो वेट इज इक्वल टू हम जानते हैं कि क्या होता है, mg होता है। m की जगह हम 1 रखेंगे, g की जगह 9.8 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 9.8 न्यूटन। या फिर अगर इसी को हम लिखेंगे तो यह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो हम ऑप्शन खोजेंगे 0.98 न्यूटन, 9.80 न्यूटन, 98 न्यूटन, 1 न्यूटन। तो हमारे पास 9.8 न्यूटन दिया हुआ है, तो यही होगा। चौथा क्वेश्चन है, 1 जूल वर्क इज इक्वल टू, अर्ज में हमको कन्वर्ट करना है। आपको बता दें, जूल जो है वह एसआई यूनिट का पार्ट होता है और अर्ज जो है वो सीजीएस यूनिट का पार्ट होता है। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ज होता है। 10 टू द पावर 7 अर्ज होता है। तो हमें पहला ही दिया हुआ है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है पीडीएफ बनाने में, वो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो वोल्ट पोटेंशियल का होता है, ओम रेजिस्टेंस का होता है, कूलम्ब चार्ज का होता है, वाट एनर्जी का हो सकता है। लेकिन हमसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, तो हमारा कूलम्ब आंसर सही हो जाएगा।
छठवां क्वेश्चन कह रहा है द न्यूक्लियर साइजेस आर एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट। मतलब न्यूक्लियर साइजेस जो हम नापते हैं, किसी भी एटम का न्यूक्लियर साइज हमें बताना होता है तो हम किस यूनिट में बताते हैं। हम देख लेते हैं, टेस्ला में नहीं बताते हैं, न्यूटन तो फोर्स बताता है, टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स बताता है, न्यूटन जो है वह फोर्स बताता है, एंगस्ट्रॉन यह भी यूनिट लेंथ की ही है, लेकिन हम न्यूक्लियर साइज को इससे नहीं नापते हैं, हम फर्मी से नापते हैं। हम फर्मी से नापते हैं। 1 फर्मी जो होता है वह 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। इसको याद रखिएगा, 1 फर्मी जो होता है वह 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। 7वां क्वेश्चन हम आ जाते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू। मतलब स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड सबसे कम किस में होगी। तो इसके पहले वाले वीडियो में फर्स्ट क्लास में भी मैंने इसके बारे में बताया हुआ था कि सॉलिड में, लिक्विड में, उसके बाद गैस में। मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड गैस में होती है, फिर लिक्विड में होती है और फिर सॉलिड में होती है। तो हमें वही चीज़ अप्लाई करना है। ये लिक्विड है, ये गैस है और ये सॉलिड है। तो ये में होगी सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होगी, उसके बाद एयर में होगी, फिर वाटर में होगी और तब जाके ग्लास में स्पीड होगी। मतलब सबसे कम स्पीड अगर देखा जाए तो वह ग्लास में होगी। हम आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से हमसे कह रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। हम स्पीड में डायरेक्शन नहीं देखते हैं। जिस भी चीज़ में हम डायरेक्शन नहीं देखते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकती है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक ए कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर। तो आपको बता दें, अगर ये पानी है, इसमें एक एयर बबल है, तो हमेशा याद रखिएगा इस बात को कि ये जो होता है ये रेज़ को डाइवर्ज करता है, मतलब फैलाता है। तो जो भी लेंस रेज़ को फैलाते हैं उन्हें हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। तो एयर बबल पानी के अंदर कॉनकेव लेंस के जैसा बिहेव करता है। 10वां क्वेश्चन नॉइस इज़ मेजर्ड इन विच यूनिट। मतलब शोर किस यूनिट में नापा जाता है। आपने क्रिकेट देखते हुए अक्सर सुना होगा शोर मीटर, IPL के टाइम पे भी आता है शोर मीटर। तो उसमें आपने ज़रूर देखा होगा कि 120 डेसिबल की या 115 डेसिबल की वहाँ पे नॉइज़ हुई है। तो वाट हो नहीं सकता, फराडे है नहीं, पास्कल है नहीं, आप जानते हैं डेसिबल नॉइज़ नापने की यूनिट होती है। हम आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है। हम ऑप्शन पढ़ते हैं। चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास जो है नॉर्मल कंडीशन में कभी भी चेंज नहीं होता है। रिमेन्स सेम एवरीवेयर, हाँ ये हो सकता है। इज़ इक्वल टू इट्स वेट, वेट के बराबर मास कभी नहीं होता है, वो हमेशा दूसरा होता है। हो भी सकता है लेकिन बहुत कम चांस है इसकी। इज़ ग्रेटर एट माउंटेन्स, ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रिमेन्स सेम एवरीवेयर, मास हर जगह सेम होता है। 13वां क्वेश्चन है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता क्या है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमसे कहता है कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, तो वह तब तक मोशन में रहेगी जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगा दें, या कोई बॉडी अगर रुकी हुई है तो तब तक वह रुकी रहेगी जब तक कि हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको चेंज ना करें, उसके वेलोसिटी को, इसको स्पीड को चेंज ना करें, वो वैसे ही रहने की कोशिश करेगी। तो हम जानते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया को ये दर्शाता है। मतलब आपने लॉ ऑफ इनर्शिया जैसे आप देखे होंगे, ध्यान भी दिए होंगे, कभी बाइक पे आप बैठे हैं और बिना जानकारी के बाइक चलाने वाले ने अचानक से बाइक आगे बढ़ा दी, तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं। आप जो है पीछे की तरफ झुक जाते हैं। इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। मतलब कोई भी बॉडी जो होती है
वह अपने आप को अपने पोजीशन में मेंटेन रखने की कोशिश करती है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ इनर्शिया। 14वां क्वेश्चन, इफ़ अ बॉल इज थ्रोन अप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। अगर हम एक बॉल है उसको ऊपर फेंक देते हैं या कहें कि ऊपर से गिरा देते हैं, तो इसमें से कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होगी। तो हम आ जाते हैं एक्सेलरेशन, स्पीड, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस। डिस्टेंस तो चेंज होती रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी उसकी चेंज होती रहेगी, स्पीड भी चेंज होती रहेगी, लेकिन क्या नहीं चेंज होगा, वो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन हमेशा आपको पता है जी लगेगा। तो सबसे पहले हम वर्क डन का फार्मूला जान लेते हैं। एफ डॉट एस लिखते हैं हम। एफ डॉट एस का मतलब होता है एफ एस कॉस थीटा। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे जो हमें कंडीशन दिया हुआ है। सेंट्रीपिटल फोर्स में फोर्स और डिस्टेंस के बीच में जो एंगल होता है वह हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो हम लिखेंगे एफ एस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। मतलब वर्क डन जो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स में वह हमेशा 0 के बराबर आएगा। वर्क डन सेंट्रीपिटल फोर्स में हमेशा 0 के बराबर आएगा। हम 16वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द स्प्रिंग बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बॉयल्स लॉ, हुक्स लॉ, बर्नौली प्रिंसिपल और पास्कल्स लॉ। देखिए ये गैस लॉ है। बर्नौली प्रिंसिपल जो है वो वाटर पे लगता है या लिक्विड वाली चीज़ों पे लगता है। पास्कल्स लॉ जो है पास्कल्स लॉ भी नहीं होगा। स्प्रिंग बैलेंस जो होता है या स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग बैलेंस, यह हुक्स लॉ पे डिपेंड करता है या हुक्स लॉ के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। हम 17वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द ऑयल राइजिंग इन द लैम्प विक। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि आपने अगर कभी देखा हो जो हम दिया जलाते हैं, दीपावली में हो गया या पहले काफ़ी घरों में भी जलाया जाता था, आज भी कहीं कहीं जलाया जाता है। जो हम दिया जलाते हैं उसकी जो बाती होती है, जो जलता है, उसमें तेल ऊपर किसकी वजह से आता है, किस प्रोसेस की वजह से आता है। तो आपको बता दें डिफ्यूजन से नहीं होता है, उसमें डिफ्यूजन नहीं होता है। ऑयल बहुत हल्का होता है, इसकी वजह से भी नहीं होता। सरफेस टेंशन की वजह से भी नहीं होता है। यह होता है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन आपने सुना होगा कि जैसे कि ये पाइप है, हम इसको पानी में डालते हैं तो पाइप में पानी ऊपर उठने लगता है। हम बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। द सन प्रोवाइड्स हीट टू द अर्थ थ्रो। मतलब जो सन है वह हीट अर्थ को किस माध्यम से देता है, किस प्रोसेस को थ्रू देता है, तो ये रेडिएशन के थ्रू देता है। हम 19वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंसुलेटर। इसमें से इंसुलेटर कौन सा है। कॉपर इंसुलेटर नहीं है, वुड इंसुलेटर है, मरकरी भी इंसुलेटर नहीं है, एल्युमिनियम भी इंसुलेटर नहीं है। तो इंसुलेटर वुड है। दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। हम अगले क्लास में और ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट हो या हमारी वीडियो में कोई आपको प्रॉब्लम नज़र आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे।